हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 9th क्लास की हिंदी की बुक स्पर्श के काव्य खंड से लिया गया 7वां चैप्टर नए इलाके में खुशबू रचते हैं हाथ। ये जो कविताएं हैं वो लिखी गई हैं अरुण कमल जी के द्वारा। तो इस चैप्टर में 2 कविताएं हैं, एक है नए इलाके में और दूसरी है खुशबू रचते हैं हाथ। तो नए इलाके में जो कवि हैं वो इसमें कह रहे हैं कि जीवन में सब कुछ परिवर्तनशील है। तो कभी जो है वो नए बसते हुए क्षेत्रों में जाते हैं तो क्या होता है, अक्सर रास्ता भूल जाते हैं, क्योंकि वहाँ प्रतिदिन कोई ना कोई नया मकान बन जाता है। तो वो उन निशानियों को ढूंढते रह जाते हैं जिनके सहारे उनको अपनी मंजिल पर जाना था। तो प्रतिदिन बदलने वाले इस क्षेत्र में उनकी जो स्मृतियाँ थीं वो भी उनको धोखा दे जाती हैं। जिन चीज़ों को वो याद करके आए थे कि मुझे इसके सहारे उस मकान तक पहुंचना है, तो वो चीज़ें उनको वहाँ दिखाई नहीं देती। तो उनको जहाँ जाना होता है, जहाँ वो जाना चाहते हैं, उससे 2 घर आगे निकल जाते हैं या पीछे रह जाते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि अब तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हर दरवाजे को खटखटा कर पूछना पड़ेगा कि ये वही घर है जहाँ उनको जाना है, या शायद वहाँ पर कोई उनकी जान पहचान का मिल जाए जो उनसे कहेगा तुम इधर आ जाओ, तुमको यहीं पर आना था। तो आइए देखते हैं कि इसमें जो कवि हैं वो क्या कहते हैं। इन नए बसते इलाकों में जहाँ रोज़ बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ, धोखा दे जाते हैं पुराने निशान। खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर और ज़मीन का खाली टुकड़ा जहाँ से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था, 1 मंजिला, और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ या 2 घर आगे ठकमकाता। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ। के प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड के नए इलाके में खुशबू रचते हैं हाथ नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता अरुण कमल जी हैं। इन पंक्तियों में कवि बता रहे हैं कि सब कुछ परिवर्तनशील है, जीवन में सब कुछ परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थिर नहीं रहता। तो कवि क्या कहते हैं, इन नए बसते इलाकों में जहाँ रोज़ बन रहे हैं नए नए मकान। तो जो कवि हैं वो किसी नई बस्ती में पहुँचते हैं तो क्या होता है, वो अक्सर रास्ता भूल जाते हैं। वजह क्या है कि वहाँ रोज़ नए नए मकान बन रहे हैं। तो मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ, तो वो उन नए मकानों की भूल भुलैया में अक्सर क्या होता है, रास्ता भूल जाते हैं, धोखा दे जाते हैं पुराने निशान। खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर और ज़मीन का खाली टुकड़ा जहाँ से मुड़ना था मुझे, जहाँ से बाएं मुड़ना था मुझे। तो जब वो अपने गंतव्य तक जाना चाहते हैं, अपने ठिकाने तक पहुँचना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने कुछ निशान बनाए हुए थे रास्ते में वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो वो भी अब काम नहीं आते। तो इसलिए उसने ठिकानों तक पहुंचने के लिए आने जाने के रास्तों पर निशान बनाए थे, लेकिन वो अब काम नहीं आते। पुराने रास्ते जो हैं वो भ्रम में डालते हैं उनको। तो कभी कहते हैं कि गंतव्य तक पहुंचने के लिए रास्ते में उसने जिस पीपल के पेड़ को, ढहे हुए घर को और खाली ज़मीन के टुकड़े को, जहाँ से उनको बाएं मुड़कर 2 मकान बाद जो 1 मंजिला मकान था, फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था, 1 मंजिला। तो 1 मंजिला जो मकान था जिसमें लोहे का फाटक लगा हुआ था, बिना रंग वाला जो मकान था, उन्होंने निशानी के रूप में याद किया था। तो वो सब के सब इस परिवर्तनशील संसार में उन्हें धोखा दे जाते हैं, यानी कि इनका अब कहीं नामो निशान नहीं रह गया था। वहाँ पर उनको ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सब कुछ बदल चुका था। तो जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि वो कहाँ जाए। तो उन्हें हर बार ऐसा लगता है जैसे वो 1 घर पीछे रह गए हो या 2 घर डगमगाते हुए, ठकमकाता मतलब डगमगाते हुए, धीरे धीरे डगमगाते हुए, या फिर 2 घर डगमगाते हुए आगे निकल गए हों। तो कवि यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने नए इलाकों में हो रहे जो परिवर्तन है उनके बारे में बताया है। तो कभी किसी नई बस्ती में पहुंचते हैं तो क्या होता है, वो अक्सर रास्ता भूल जाते हैं। वजह क्या है कि वहाँ रोज़ नए नए मकान बन रहे हैं, तो उन नए मकानों की भूल भुलैया में वो अक्सर रास्ता भूल जाते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया था, ठिकानों तक पहुँचने के लिए आने जाने के रास्तों पर निशान बनाए थे,
लेकिन अब वो काम नहीं आते, पुराने रास्ते भ्रम में डालते हैं। तो कभी कहते हैं कि गंतव्य तक पहुंचने के लिए रास्ते में उसने जिस पीपल के पेड़ को, ढहे हुए घर को और खाली ज़मीन के टुकड़े को, जहां से उनको बाएं मुड़कर 2 मकान बाद एक मंजिला बिना रंग वाले फाटक लगे घर को निशान के रूप में याद किया था, वो सब के सब इस परिवर्तनशील संसार में उन्हें धोखा दे जाते हैं। तो उन्होंने कुछ निशानियां बनाई थी कि एक पीपल का पेड़ है, वहाँ पर क्या है, ढहा हुआ एक मकान है जो टूट गया है, और ज़मीन का एक खाली टुकड़ा है, वहाँ से उनको बाईं तरफ जाना है। फिर 2 मकान बाद एक लोहे के फाटक का, जिस पे रंग नहीं हो रखा, एक मंजिला मकान है, लेकिन वहाँ पर जाकर उनको ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। वो सब के सब इस परिवर्तनशील संसार में जो कवि हैं वो बताते हैं हमें धोखा दे जाते हैं, यानी कि इनका अब वहाँ कहीं नामो निशान नहीं रह गया था। तो उसे हर बार ऐसा लगता था जैसे वो एक घर पीछे आ गया हो या फिर 2 घर डगमगाते हुए आगे निकल गया हो। शिल्प सौंदर्य में हम लिखेंगे कि कवि के अनुसार पल पल बनती बिगड़ती दुनिया में यादों के भरोसे नहीं जिया जा सकता, स्मृतियों के भरोसे नहीं जिया जा सकता। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, भाषा स्वाभाविक और रोचक है, चित्रात्मक व वर्णनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, कहीं कहीं भावात्मक शैली का भी प्रयोग हुआ है। आम बोलचाल की भाषा का यहाँ प्रभाव दिखाई देता है। नए नए में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, तो अलंकारों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आगे कवि कहते हैं, यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है, यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। जैसे बसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ, जैसे बैसाख का गया भादों को लौटा हूँ। अब यही है उपाय कि हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो क्या यही है वो घर। समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी ढहा रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ की प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड के नए इलाके में खुशबू रचते हैं हाथ नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता अरुण कमल जी हैं। इन पंक्तियों में कवि बता रहे हैं कि जीवन जो है वो परिवर्तनशील है, तो जीवन के इस सत्य की ओर कवि हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। तो कवि क्या कह रहे हैं, यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है, यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं। तो स्मृति पर भरोसा ना करते हुए नित्य घटने वाले घटनाओं का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि प्रत्येक दिन मुझे परिवर्तन का आभास दिलाता है। प्रत्येक दिन जो है वो मुझे परिवर्तन का आभास दिलाता है, कुछ ना कुछ नवीन बनता रहता है। यहाँ रोज कुछ बन रहा, रोज कुछ घट रहा, तो यहाँ रोज कुछ ना कुछ बनता रहता है नया, और प्रत्येक दिन कुछ नया घटता रहता है। मनुष्य को अपनी स्मरण शक्ति पर भरोसा नहीं है, यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं, तो मनुष्य को अपनी स्मरण शक्ति का भरोसा नहीं है। तो वो कहते हैं एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है यादें, तो पुरानी यादें एक ही दिन में क्या होता है, मिट जाती हैं। स्मृतियाँ पुरानी पड़ जाती हैं, जो चीज़ें हमने याद रखी थी कि हमारी जो निशानियाँ थी, हमने सोचा था कि ये चीज़ें यहाँ पे होंगी, वो सब खत्म हो जाती हैं, मिट जाती है। तो पुरानी यादें एक ही दिन में मिट जाती हैं, स्मृतियाँ पुरानी पड़ने लग जाती हैं, पुरानी पड़ जाती हैं। तो उनको ऐसा प्रतीत होता है एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया, जैसे बसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे बसंत ऋतु में जाने के पश्चात पतझड़ में लौटा हूँ, अर्थात दीर्घ काल के, बहुत लंबे समय के बाद, लगभग 1 साल बाद लौट कर आया हूँ। तो ये परिवर्तन इतना जल्दी जल्दी होता है, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो बसंत ऋतु में जाने के बाद पतझड़ में लौटे हों। ऐसा प्रतीत होने लगता है जैसे बैसाख गया भादों को लौटा हूँ, जैसे बैसाख के महीने में जाकर भादों को लौटा हूँ, मतलब 5 महीने के लंबे समय के बाद वापस लौटा हूँ। तो अब क्या है, अब यही उपाय है कि हर दरवाज़ा खटखटाओ और पूछो क्या यही है वो घर। तो वो कहते हैं कि अब तो बस यही उपाय एक शेष रह गया कि प्रत्येक दरवाजे को खटखटा कर ये पूछा जाए कि क्या ये वही घर है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। तो जीवन में समय बहुत कम है, ऐसा लगता है जैसे आ चला पानी ढहा रहा आकाश, जैसे आकाश सिर पर गिरा चला आ रहा हो।
और ऐसा लगता है कि शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर, कि शायद कोई जान पहचान का मुझे देख ले और मुझे पुकार ले कि तुमको यहीं पर आना है। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो क्या कहते हैं, स्मृति पर भरोसा ना करते हुए नित्य घटने वाले जो घटनाएं हैं उनका चित्रण करते हुए कवि कहते हैं, तो स्मृति पर भरोसा ना करते हुए नित्य घटने वाली घटनाओं का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि प्रत्येक दिन मुझे परिवर्तन का आभास दिलाता है, कुछ ना कुछ नवीन बनता रहता है, प्रत्येक दिन कुछ घटता रहता है। मनुष्य को अपनी स्मरण शक्ति पर भरोसा नहीं है, पुरानी यादें एक ही दिन में मिट जाती हैं, स्मृतियां पुरानी पड़ जाती हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे बसंत ऋतु में जाने के बाद पतझड़ में लौटा हूँ, अर्थात दीर्घ काल के बाद लगभग 1 साल बाद लौटकर आया हूँ। ऐसा प्रतीत होने लगता है कि जैसे बैसाख के महीने में जाकर भादों को लौटा हूँ, अर्थात 5 महीने की दीर्घ अवधि के बाद वापस आया हूँ, इतने लंबे समय के बाद वापस आया हूँ, इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ बदल रहा है। अब यही उपाय शेष रह गया है कि प्रत्येक दरवाजे पर जाऊं और उसको खटखटाकर पूछूं कि यह वही घर है जहां मुझे जाना है, जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। तो जीवन में समय बहुत कम है, ऐसा लगता है कि जैसे आकाश सिर पर गिरा चला आ रहा हो। ऐसा लगता है कि शायद कोई जान पहचान का मुझे देख लेगा और मुझे पुकार लेगा, ऊपर से देखकर देखेगा, वो मुझे पुकारेगा कि तुमको यहीं आना है। तो शायद ऐसा लगता है कि शायद कोई पहचाना हुआ मुझे पुकार ले, कोई जान पहचान का हो, मुझे देखे और पुकार ले ऊपर से देखकर। तो शिल्प सौंदर्य में हम लिखेंगे कि जीवन की गति परिवर्तनशील है, जीवन के इस सत्य की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। खड़ी बोली का प्रयोग है, भाषा स्वाभाविक है, रोचक है, चित्रात्मक और वर्णनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, कहीं कहीं भावात्मक शैली का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आम बोलचाल की भाषा का यहाँ पर प्रभाव दिखाई देता है। जैसे बसंत लौटा हूँ मैं क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे बसंत यहाँ से लेकर जो है लौटा हूँ मैं क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। आपकी अगली कविता है खुशबू रचते हैं हाथ। कवि ने इस कविता में मजदूरों, गरीबों, कारीगरों की दुर्दशा का मार्मिक वर्णन किया है। ये लोग स्वयं गंदी नालियों के बीच में रहते हैं, लेकिन दूसरों के लिए खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं और लोगों के जीवन में सुगंध बिखेरते हैं, परंतु इनके जीवन में क्या होता है, बदबू का निवास होता है। ये लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां आसपास कूड़े के ढेर होते हैं, बहुत गंदी बदबूएं आती हैं, जहां पर गंदी नालियां होती हैं। इनकी शारीरिक अवस्था ठीक नहीं होती, इनके हाथ काम करते करते जख्मी हो जाते हैं, परंतु फिर भी वे खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते रहते हैं। तो जो बूढ़ी महिलाएं होती हैं जिनके हाथों में नसें होती हैं वो उभर आती हैं, या जख्म से फटे हुए हाथों वाले गरीब हो या कोमल हाथों वाली नन्ही बालिकाएं, सभी गरीब जो होते हैं ये मजबूरी के कारण कूड़े करकट के ढेर के पास में रहते हैं और संसार भर को खुशबू देने वाली अगरबत्तियां बनाते हैं। तो ये जो है वो क्या है, मजदूरों का दुर्भाग्य है, यही बात उन्होंने यहाँ पर कही है। तो आइए देखते हैं कि जो कवि है उन्होंने इस कविता में क्या कहा है। कवि कहते हैं, कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ की प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड के नए इलाके में खुशबू रचते हैं हाथ नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता अरुण कमल जी हैं। इन पंक्तियों में कवि ने मानवीय जीवन की विषमता को दर्शाया है तथा मजदूरों की गंदी बस्ती का वास्तविक चित्रण किया है। तो जो कवि हैं वो यहाँ पर क्या कहते हैं, कई गलियों के बीच, कई नालों के पार। कवि के अनुसार सुगंधित वस्तुओं का निर्माण करने वालों का जीवन यापन निम्न स्तर का है। इसी के विषय में बताते हुए कवि कहते हैं कि जो हाथ खुशबू फैलाने वाली अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं वे स्वयं कैसी बदबूदार बस्तियों में रहते हैं। तो ये कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो वे लोग कई बस्तियों के बीच में रहते हैं, कई नालों को पार करने के बाद, कूड़े करकट और गंदगी के ढेरों के
आसपास उन्हें रहना पड़ता है, कई गलियों के बीच, कई नालों के पार। तो ये लोग कहाँ रहते हैं? ऐसी गलियों में रहते हैं जो बहुत अंदर जाके होती हैं। वहाँ पर बहुत बदबू फैलाने वाले नाले होते हैं, नालियाँ होती हैं, उनके आसपास कूड़े करकट के ढेर लगे होते हैं। तो उनको ऐसी जगहों पर रहना पड़ता है जहाँ उनकी नाक बदबू के मारे फटने को हो जाती है। बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, जहाँ उनकी नाक बदबू के मारे फटने को हो जाती है, इस प्रकार के स्थान पर टोला बनाकर, बस्ती बनाकर ये लोग रहते हैं। तो इनकी विशेषता क्या है? खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, कि ये स्वयं बदबूदार वातावरण में रहते हैं, लेकिन अपने हाथों से दूसरों के लिए सुगंधित अगरबत्तियां बनाते हैं, दूसरों के लिए खुशबू रचते हैं, तो दूसरों के जीवन को सुविधाओं से भर देते हैं। तो कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कवि के अनुसार सुगंधित वस्तुओं का निर्माण करने वालों का जीवन यापन निम्न स्तर का है, बहुत छोटे स्तर का है। इसी के विषय में जो कवि हैं वो यहाँ पर बताते हुए कहते हैं कि जो हाथ खुशबू फैलाने वाली अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं, वे स्वयं कैसी बदबूदार बस्तियों में रहते हैं। वे लोग कई बस्तियों के बीच में रहते हैं, कई नालों को पार करने के बाद कूड़े करकट और गंदगी के ढेरों के आसपास उन्हें रहना पड़ता है, जहां उनकी नाक बदबू के मारे फटने को हो जाती है। इस प्रकार के स्थान पर वो कैसे रहते हैं? टोला बनाकर, बस्ती बनाकर ये लोग रहते हैं। उनकी ये विशेषता है। टोला मतलब छोटी जो बस्तियां होती हैं, तो इनकी ये विशेषता है कि ये स्वयं बदबूदार वातावरण में रहते हैं, लेकिन दूसरों के लिए सुगंधित अगरबत्तियां बनाते हैं, दूसरों के जीवन में सुगंध बिखेरते हैं और दूसरों का जीवन जो है वो सुविधाओं से भर देते हैं। तो शिल्प सौंदर्य में हम लिखेंगे कि मानवीय जीवन की विषमता को दर्शाया गया है तथा मजदूरों की गंदी बस्ती का वास्तविक चित्रण यहाँ प्रस्तुत किया गया है। खड़ी बोली का प्रयोग है, भाषा सरल है, सरस है, रोचक है, चित्रात्मक व वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, जीवन के विविध क्षेत्रों का चित्रण किया गया है। आगे कवि कहते हैं, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे फिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ की प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड के नए इलाके में खुशबू रचते हैं हाथ नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता अरुण कमल जी हैं और इन पंक्तियों में कवि उपेक्षित वर्ग की दयनीय स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। तो वो कहते हैं, उभरी नसों वाले हाथ। तो लोगों के जीवन में खुशबू बिखेरने वाले हाथ कैसे होते हैं? बहुत भयावह होते हैं, बहुत डराने वाले होते हैं। तो उभरी नसों वाले हाथ जीवन की इसी दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो मजदूर खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं, सारे संसार को खुशबू से महका देते हैं, उनमें बुजुर्ग लोग भी होते हैं जिनके हाथों पर क्या होता है? नसें उभर चुकी होती हैं, नसें दिखाई दे रही होती हैं। घिसे नाखूनों वाले हाथ, या जिनके हाथों के नाखून काम करते करते घिस चुके होते हैं। तो अगरबत्तियां बनाने वालों में कौन होते हैं? और पीपल के पत्ते से नए हाथ। पीपल के पत्ते से नए हाथ, तो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो भी हाथ क्या करते हैं? उनके हाथ भी ये अगरबत्तियां बनाते हैं। तो अगरबत्तियां बनाने वालों में वो नन्हे नन्हे बालक बालिकाएं भी हैं जिनके हाथ पीपल के पत्तों के समान कोमल हैं। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, तो उनमें नव युवतियां भी हैं जिनके हाथ जूही के फूल की डाली के समान खुशबूदार हैं। तो हर कोई ये इस काम में लगा हुआ है। गंदे कटे पिटे हाथ, इनमें काम की अधिकता के कारण गंदे हाथों वाले और कटे हाथों वाले मजदूर भी हैं। उनके हाथ क्या है? कटे गए, जगह जगह से कट गए हैं, फट गए हैं। तो ऐसे मजदूर भी हैं जिनके हाथ बहुत गंदे हैं, जगह जगह से कटे फटे हैं। जख्म से फटे हुए हाथ, तो उनके हाथ क्या हैं? जख्म से फट गए हैं, उनके हाथों में अगरबत्तियां बनाते बनाते जख्म हो गए हैं और अपने मालिक, पति या पिता की मार खाए हुए भी
यहाँ पर हाथ हैं। कुछ मजदूर ऐसे हैं जिनके हाथों में घाव हो चुके हैं, फिर भी वो काम किए जा रहे हैं। इतनी विपत्तियों के बावजूद भी ये काम करते चले जा रहे हैं। तो ये जो हाथ हैं वो क्या करते हैं, खुशबू रचते हैं। वो दूसरों के जीवन में खुशियाँ बिखेरते हैं, दूसरों के जीवन में सुगंध बिखेरते हैं। किस तरह से, अगरबत्तियाँ बना बना कर। तो जो कवि हैं वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि लोगों के जीवन में खुशबू बिखेरने वाले हाथ भयावह स्थितियों में जीवन बिता रहे हैं। उनका जीवन बहुत विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। एक तरफ तो वो जीवन में, दूसरों के जीवन में खुशबू बिखेर रहे हैं, लेकिन उनका जो जीवन है बहुत दयनीय है। जीवन की इसी दशा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि जो मजदूर खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं और सारे संसार को खुशबू से महका देते हैं, उनमें बुजुर्ग महिलाएं, पुरुष भी हैं जिनके हाथों की नसें उभर चुकी हैं या जिनके हाथों के नाखून काम करते करते घिस चुके हैं। अगरबत्तियां बनाने वालों में वो नन्हे नन्हे बालक बालिकाएं भी हैं जिनके हाथ पीपल के पत्तों के समान कोमल हैं। उनमें नव युवतियां भी हैं जिनके हाथ जूही के फूल की डाली के समान खुशबूदार हैं। इनमें काम की अधिकता के कारण गंदे हाथों वाले और कटे हाथों वाले मजदूर भी हैं। उनके हाथ काम करते करते जगह जगह से कट गए हैं। तो ये लोग अपने मालिक हैं या जो महिलाएं हैं वो अपने पति की या पिता की मार भी खाती हैं। और कुछ ऐसे मजदूर भी हैं जिनके हाथों में घाव हो चुके हैं काम करते करते, फिर भी ये काम किए जा रहे हैं। इतनी विपत्तियों के बावजूद ये काम करते चले जा रहे हैं। तो ये जो हाथ हैं वो दूसरों के जीवन में क्या बिखेरते हैं, खुशबू बिखेरते हैं। तो ये हाथ क्या करते हैं, खुशबू रचते हैं। हाथ खुशबू रचते हैं। हाथ ये लोग अगरबत्तियां बना बना के दूसरों के लिए क्या करते हैं, खुशबू बिखेरते हैं, दूसरों के जीवन में सुगंध बिखेरते हैं, भले ही इनका जीवन बहुत ही बुरी स्थितियों में, परिस्थितियों में क्यों ना बीत रहा हो। तो शिल्प सौंदर्य में हम लिखेंगे, उपेक्षित वर्ग की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। खड़ी बोली का प्रयोग है, भाषा सरल है, सरस है, चित्रात्मक व वर्णनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, जीवन के विविध क्षेत्रों का चित्रण किया गया है और उर्दू शब्दों का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और पीपल के पत्ते से नए नए हाथ तथा जूही की डाल से खुशबू रचते हाथ, इसमें क्या है, उपमा अलंकार है। तो यहाँ पर जैसे पीपल के पत्ते से नए नए हाथ तथा खुशबू की डाल से, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी सा सी से इस तरह के शब्द आते हैं, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। आगे कभी कहते हैं, यहीं इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियां। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ की प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड के नए इलाके में खुशबू रचते हैं हाथ नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता अरुण कमल जी हैं। इन पंक्तियों में कवि बता रहे हैं कि लोग कैसी विषम परिस्थितियों में रहते हुए दूसरों के जीवन में सुगंध बिखेरते हैं। तो वो क्या कहते हैं, यहीं इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। कवि कहते हैं कि देश की प्रसिद्ध अगरबत्तियां इस गंदी, तंग, बदबूदार गली में बनती हैं। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियां। तो इन्हीं गंदे मोहल्लों में रहने वाले गंदे लोग सुगंधित केवड़ा एक छोटा सा पेड़ है जिसके फूल बहुत खुशबूदार होते हैं। तो इन्हीं गंदे मोहल्लों में रहने वाले गंदे लोग सुगंधित केवड़ा, गुलाब और खस और रात रानी जो होती है उसकी सुगंध फैलाने वाली महकती अगरबत्तियां बनाते हैं। तो दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ। यद्यपि वो खुद दुनिया भर की गंदगी के बीचों बीच में रहकर जीते हैं, फिर भी वो क्या करते हैं, अपने हाथों से दुनिया को महकाने वाली खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ। तो ये दुनिया भर की गंदगी के बीचों बीच में रहते हैं, फिर भी अपने हाथों से दुनिया को महकाने वाली खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं।
इस प्रकार वो स्वयं गंदे में रहकर भी खुशबू बांटते हैं। यही श्रमिक खुशबू पैदा करते हैं। तो खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो ये जो हाथ हैं वो खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं और सुगंध बिखेरते हैं। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो क्या कहते हैं कि देश की प्रसिद्ध अगरबत्तियां इस गंदी तंग बदबूदार गली में बनती हैं। इन्हीं गंदे मोहल्लों में रहने वाले गंदे लोग सुगंधित केवड़ा, गुलाब, पोस्ता, खस मतलब और रात रानी की सुगंध फैलाने वाली महकती अगरबत्तियां बनाते हैं। यद्यपि ये लोग खुद दुनिया भर की गंदगी के बीचों बीच में रहकर जीते हैं, फिर भी अपने हाथों से दुनिया को महकाने वाली खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं। इस प्रकार वे स्वयं गंदे में रहकर भी खुशबू बांटते हैं। यही श्रमिक खुशबू पैदा करते हैं, खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं और सुगंध बिखेरते हैं। तो शिल्प सौंदर्य में हम लिखेंगे कि कवि ने मजदूरों की दयनीय दशा का मार्मिक चित्रण किया है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल है, सरस है, रोचक है। चित्रात्मक व वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। जीवन के विविध क्षेत्रों का चित्रण किया गया है। उर्दू के शब्दों का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। उर्दू के शब्दों का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया और इस चैप्टर में यही बताया गया है, जो पहली कविता है उसमें ये बताया गया है कि जो ये संसार है वो परिवर्तनशील है। यहाँ पर कुछ भी स्थिर नहीं रहता, पल पल सब कुछ बदलता रहता है। और दूसरी जो कविता है उसमें जो कवि हैं वो यही बता रहे हैं कि जो मजदूर होते हैं उनकी दशा कितनी अधिक दयनीय होती है। तो कवि ने दूसरी कविता में मजदूरों की दयनीय दशा का मार्मिक चित्रण किया है। तो यही मजदूर हैं जो हमारे लिए सुगंधित अगरबत्तियां बनाते हैं। खुद गंदगी में रहते हैं लेकिन दूसरों के जीवन में खुशबू बिखेरते हैं। तो बच्चों आप इस चैप्टर को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।